सो गाइस काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो होता क्या है। तो एक काफी शानदार मुझे एक आर्टिकल मिला है, तो इस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो काफी डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लग रही है उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, राइट। और ये आर्टिकल जो है वो हिंदी का एक आर्टिकल है और काफी अच्छा आर्टिकल है। तो आप अगर स्टूडेंट जो भी इंग्लिश मीडियम से एग्जाम को लिख रहे हैं, तो मैं जो आपको चीजें समझाऊंगा उसको आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इंग्लिश में आप नोट्स अपने बनाकर रखिएगा, राइट। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल सा मतलब यह है कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, एक जैसा कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सभी के लिए एक समान कानून होना, इसका मतलब बताया जा रहा है। और फिलहाल देश में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हम लोग को देखने को मिलते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ा है ना आपने, सुना होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए शादी, तलाक, पैतृक संपत्ति जैसे मामलों पर एक तरह का कानून जो है वो लागू हो जाएगा। और महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होगा, यानी कि महिलाओं के लिए भी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। बट इसका काफी ज्यादा विरोध होता है। क्यों इसका विरोध होता है, क्यों इसके अगेंस्ट जो है वो लोग बात करते हैं। तो देश में जब भी सभी समुदायों के लिए एक जैसे कानून और नियम लाने की बात होती है तो उसका विरोध होता आ रहा है। और इसी तरह जब कॉमन सिविल कोड की बात सामने आई तो उसका विरोध शुरू हो गया। आजादी के तत्काल बाद 1951 में जब तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हिंदू समाज के लिए हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की, तो ना सिर्फ इसका जोरदार विरोध हुआ बल्कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए ऐसा कानून लाने पर सवाल उठाए गए। देश में जबरदस्त विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। इसके अलावा जब भी कॉमन सिविल कोड को लाने की कोशिश हुई, इसका एक वर्ग द्वारा जोरदार विरोध हुआ। देखो ये सब जो चीजें हैं ये मेंस के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि 1951 में जब बी.आर. अंबेडकर साहब ने लाने की कोशिश करी कि एक कॉमन कोड जो है वो हिंदू के लिए होना चाहिए, तो हिंदू कॉमन कोड जो है ये लेकर आए, हिंदू कोड बिल जब ये लेकर आए, कोशिश करी इन्होंने इसको लाने की, तो उसका भी विरोध किया गया, राइट। और क्या है समर्थकों और विरोधियों के तर्क, तो क्या बोलते हैं, विरोध क्यों करते हैं, तो ये चीज को आप समझो। तो जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी है, विरोधियों का यही कहना है, यही मानना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है, राइट। यानी कि सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू किया जा रहा है। भारत में काफी विविधता है, आप सभी लोग जानते हैं। अलग अलग धर्म के लोग ही नहीं रहते बल्कि अलग अलग कम्युनिटीज, जनजाति, राइट, ये अलग अलग इनके समाज हम लोग को देखने को मिलते हैं। अलग अलग इनके कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, राइट। उन पर एक समान कानून थोपना उनकी परंपरा यानी उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर को खत्म करने जैसा है और एक तरह की ज्यादती होगी, राइट, ये ऐसा कहते हैं। और इस तरह के कोड से जो पारसी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको भी बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि उनकी मान्यता, उनकी परंपराएं बहुत ही ज्यादा अलग है, राइट। तो ये एक इशू है। और इसका समर्थन करने वाली बीजेपी और अन्य समर्थकों का कहना है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब हर धर्म का जो पर्सनल लॉ है उसमें एक रूपता लाना, यूनिफॉर्मिटी लेकर आना। इस कानून के द्वारा जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के सभी तरह के भेदभाव खत्म होने का दावा किया जाता है। इसके तहत हर धर्म के कानून में सुधार और एक रूपता लाने पर काम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इसके सपोर्टर्स कहते हैं। तो हमने दो चीज जानी कि इसको सपोर्ट करने वाले लोगों का क्या कहना है और इसके विरोध करने वाले लोगों का क्या करना है। इसको एक बार मैं पॉइंट्स में आपको बता देता हूं। तो जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो ये बोलते हैं कि यार सभी जो अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, एक यूनिफॉर्म लॉ होगा जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। उससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती, जिससे किसी भी प्रकार का इशू अलग अलग धर्मों में नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं काफी सारे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो स्पेशली महिला जो है
वो काफी सारे केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी हाल ही में ट्रिपल तलाक के इशू की अगर हम लोग चर्चा करें, बात करें, तो ट्रिपल तलाक का जो इशू था उसमें भी हमने इसी चीज के बारे में बात करी। देखा कि मुस्लिम्स का जो पर्सनल लॉ था ट्रिपल तलाक को लेकर, उसमें महिलाओं को बहुत इशू होता था, क्योंकि ट्रिपल तलाक का जो लॉ था वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि जो मैन है, पुरुष जो है, वो अपनी पत्नी को 3 बार तलाक देकर उसको जो है वो हटा सकता है, अपने संबंध से निकाल सकता है, राइट। तो ये वाली चीज आपको बताओगे ना, 3 बार तलाक देकर उससे संबंध खत्म कर सकता है। बट महिला के लिए ऐसी पावर्स नहीं है कि महिला जो है अगर उनको अपने हस्बैंड से अलग होना है तो उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है, और इसके कारण से काफी सारी महिलाएं एक्सप्लॉइट होती हैं, राइट। ये एक चीज हमने देखी। और हिंदू धर्म की भी बात करें तो हिंदू लॉस के अंदर भी महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता था, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होगी। तो काफी सारे जो पर्सनल लॉज जो है उसमें हालांकि अमेंडमेंट कर कर जो भी इश्यूज था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, बट अभी भी काफी सारे पर्सनल लॉज में बहुत सारे इश्यूज हैं। और अगर ये पर्सनल लॉज नहीं होंगे, इनको अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, तो जो लॉ जो होगा, कानून जो होगा, वो सभी के लिए एक समान होगा। तो ऐसा सपोर्टर्स का कहना है। अब इसका जो विरोध करते हैं उनका क्या कहना है, तो और ये बात भी सही है बिल्कुल कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग धर्म के ही नहीं बल्कि अलग अलग कास्ट, कम्युनिटीज, राइट, ट्राइबल्स ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बहुत सारे अलग अलग हम लोग को देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर। सबके अलग अलग अपने कल्चर्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, राइट, अलग अलग नियमों को वो फॉलो करते हैं। अगर यूनिफॉर्म लॉ लेकर आया जाएगा तो इनके सीधे सीधे कल्चर ट्रेडिशन पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप जब सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हो और आपको जब इस प्रकार के आंसर्स लिखने होते हैं तो आपको न्यूट्रल रहना जरूरी है। आपको सिर्फ बताना है कि इसका सपोर्ट करेंगे तो क्या फायदा होगा और इसका अगर अपोज करेंगे तो फिर क्या नुकसान होगा। तो यानी कि इसके आपको प्रोज और कॉन्स दोनों ही मेंशन करने हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया, राइट। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहकर अपनी तैयारी करनी है। आपको ना किसी धर्म पर फेवर करना है, यानी कि धर्म के इंक्लाइन में बात करनी है, ना उसके अगेंस्ट में बात करनी है। यू शुड बी वेरी न्यूट्रल, राइट। क्योंकि आप जब कल को ऑफिसर बनोगे तो आप किसी को धर्म के बेसिस के ऊपर तो ट्रीट नहीं करोगे ना, आपको तो सिटीजन्स को, सभी को एक समान ट्रीट करना है। बट जब आप आंसर लिखोगे तो आपको प्रोज और कॉन्स मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो ऐसे केसेस में कभी भी जो है वो मत करना, यानी कि ये मत सोचना कि मैं कंक्लूजन में जो है वो किसी को फेवर करते हुए कंक्लूजन लिखूंगा या किसी के अपोज में कंक्लूजन लिखूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको नहीं पता आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है। उनको अगर आपकी ओपिनियन, आपकी व्यूज पसंद नहीं आए ना, तो आप ये याद रखना कि आपका जो आंसर है वो वाला आंसर तो खराब होगा ही होगा, यानी कि उस पर आपको मार्क्स नहीं देंगे, बल्कि आपके दूसरे जो क्वेश्चंस की जो आंसर आपने लिखे होंगे, भले ही कितना अच्छा लिखा हो, उस पर आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला। ये चीज ध्यान में रखना आप, राइट। तो अपने आंसर को इसी के अकॉर्डिंग लिखो कि जो न्यूट्रल रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम पास करना है, राइट। तो जो चीज मैंने आपको बताई इस पर थोड़ा ध्यान देना। और क्यों है जरूरी ये वाला लॉ, ये कानून क्यों जरूरी है, तो इसके समर्थकों के मुताबिक विभिन्न धर्मों के विभिन्न कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, क्योंकि काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। तो जुडिशरी में हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है और इस चीज को लेकर और केसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। समझ रहे हो बातों को। और कॉमन सिविल कोड आ जाने से इन मुश्किलों से निजात मिलेगी, राइट। तो जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा और न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े मामले के निपटारे जल्दी होंगे, जैसा मैंने भी आपको समझाया। सभी के लिए कानून में एक समानता से एकता को बढ़ावा मिलेगा और देश का विकास तेजी से होगा। तो ये उसकी कुछ पॉइंट्स है जो कि इसका फेवर करते हैं। इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी बेहतर होगी और भारत की छवि एक धर्मनिरपेक्ष देश की हम लोग को देखने को मिलती है। सेक्युलर कंट्री हमारी है, राइट। और ऐसे में कानून और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के साथ धर्म से परे जाकर समान व्यवहार होना जरूरी है। हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में भी बदलाव आएगा, यानी वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति। वोट बैंक तो आप जानते हो, ध्रुवीकरण क्या होता है, पोलराइजेशन। दो गुट में हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रुपिज्म हो जाता है, बांट दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम्स को अलग अलग ग्रुप में जो है वो बांट दिया जाता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। समझ रहे हो बातों को। तो ये चीज बताई जा रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी। तो ये चीज यहां पर हमने देखा कि ये सब इसके कुछ फायदे जो है वो होंगे। और नुकसान की भी बात कर ली हमने, बहुत सारे नुकसान है। तो लोगों के
धार्मिक अधिकारों का क्या होगा फिर, यानी कि लोगों के जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल जो उनके जो कानून है, रिलीजियस जो लॉज उनके हैं, जो सदियों से हैं, ना जाने कितने सदियों से हैं, राइट। तो देखो, ऐसा नहीं है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म ये जो कोड हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये लागू होने से लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार छिन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों के बाकी सभी धार्मिक अधिकार रहेंगे, लेकिन शादी, पैतृक संपत्ति, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, पैतृक संपत्ति, संतान, विरासत जैसे मामलों पर सबको एक नियम का पालन करना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजों पर मेनली फोकस किया गया है। बाकी जिन लोगों के यानी कि जो अलग अलग रिलीजन कम्युनिटीज के जो लोग हैं, उनके जो खुद के जो पर्सनल लॉज हैं वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। बट हमारी कंट्री के अंदर क्लैरिटी सभी को नहीं होती है, आम जनता को, कॉमन सिटीजन को क्लैरिटी नहीं होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूजन हो जाता है और उस कंफ्यूजन के चलते एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसलिए अभी के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करना है अनटिल अनलेस की अच्छी एक लिटरेसी लेवल जो है वो हम लोग अचीव नहीं कर लेते और अंडरस्टैंडिंग एक अचीव नहीं कर लेते, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 44, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी इस चीज का जिक्र है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या, यानी कि इसका जिक्र किया गया है क्या, तो डेफिनेटली आर्टिकल 44, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया गया है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, यानी इसे लागू करना या ना करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। और गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है, आपको बता दें गोवा के अंदर लागू है। तो हमारी किस पर्टिकुलर स्टेट में ये कॉमन सिविल कोड लागू है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो आपको गोवा ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 कहते हैं कि किसी भी वर्ग को अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को मानने की पूरी आजादी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से हर धर्म के लोगों को सिर्फ समान कानून के दायरे में लाया जाएगा, जिसके तहत शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने जैसे मामले शामिल होंगे। ये लोगों को कानूनी अधिकार पर मजबूत बनाएगा। तो समझिए आपने इस चीज के बारे में, राइट, कि इसमें सभी लोगों का यानी कि पर्सनल लॉ जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन हो जाएंगी सभी के बीच में, सभी धर्मों में। और अभी किस तरह के हैं पर्सनल कानून, तो ये भी आप जानो अब, क्योंकि अब ये डिटेल में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और तो किस टाइप के हैं अभी हमारे पर्सनल लॉज, तो अभी सभी धर्मों के पर्सनल कानून अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ, तो हिंदू के लिए 1951 में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था, लेकिन देश में जबरदस्त विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू ससेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। इसके तहत बौद्ध, सिख, जैन भी आते हैं, यानी कि इन चारों कानून को जो बांटा गया था तो उसमें बौद्ध, सिख और जैन भी शामिल हैं। इन कानूनों ने हिंदू महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया। इसके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें इस पर्सनल लॉ में मेंशन की गई थी। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, तो हिंदू पर्सनल लॉ तो हमने जाना, राइट, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी जानिए आप। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पहले 3 तलाक प्रथा को मान्यता थी, आपको पता होगा ट्रिपल तलाक, और जिसके तहत एक पति अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है। लेकिन मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में कानून बनाकर इसे यानी कि इस प्रकार की जो प्रथा जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुसलमान पुरुषों को 4 शादियां तक करने का अधिकार है। इसके अलावा शादी, विरासत जैसे कई
मसले या मामले अभी इस पर्सनल कानून के हिसाब से तय होते हैं, जो कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद खत्म हो सकते हैं। राइट, तो ये वाली चीज है। इसके अलावा शाहबानो केस, ये क्या था ये भी आपको समझना जरूरी है। ट्रिपल तलाक से रिलेटेड ये केस था। तो ये एक ऐसा मामला था जिसने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया था। इस केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लेकर आई। 1978 में इंदौर की रहने वाली 62 साल की मुस्लिम महिला शाह बानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था। 5 बच्चों की बुजुर्ग मां ने गुजारा भत्ता पाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। तो शाह बानो इंदौर की थी, 62 साल की थी, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए भत्ते की ये डिमांड कर रही थी कि उनको कंपनसेशन मिले, यानी कि उनको भत्ता मिले जिससे कि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले का विरोध किया तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार नया अधिनियम लेकर आई, जिससे केस जीतने के बावजूद शाह बानो को उसका हक नहीं मिल सका। इस केस ने देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो ये देखो, ये था शाह बानो केस। और ईसाइयों का पर्सनल लॉ कैसा था, तो आपको बता दें, ईसाइयों के पर्सनल कानून में 2 बातें अहम है। एक, शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी है। इसके अलावा लड़की का मां की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। अब बात करेंगे कि किस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है, तो ये भी जानो। तो इस तरफ जहां भारत में सभी धर्मों को एक समान कानून के तहत लाने पर विवाद है, वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इसे लागू ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कई देशों में इस्लाम धर्म राजधर्म की तरह है और सभी पर इस्लामी कानून लागू होते हैं। और आपको बता दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन किया था इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को कई बार यह सलाह दे चुकी है कि जेंडर की समानता के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और पर्सनल लॉ के नाम पर चल रहे सदियों पुराने दस्तूरों को खत्म किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में समान नागरिक आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए अभी तक कारगर प्रयास नहीं किए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के एक संपत्ति विवाद मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। जस्टिस दीपक गुप्ता की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, वहां पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है, जिसके तहत उत्तराधिकारी और विरासत का नियम लागू है। मतलब कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर हक उनके बच्चों का होगा, ऑफस्प्रिंग का होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो। राइट। और लॉ कमीशन ने कहा था अभी जरूरत नहीं है, तो लॉ कमीशन ने इसका विरोध भी किया था। कहा था कि विरोध नहीं कहेंगे, मतलब बताया था कि अभी जरूरत नहीं है इस प्रकार के कोड को लाने की। तो ये वाला भी आपको एंगल पता होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट साल 2018 में पेश की गई थी। तब कमीशन ने कहा था कि इस स्टेज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, मौजूदा पर्सनल कानूनों में सुधार की जरूरत है, धार्मिक परंपराओं और मूल अधिकारों के बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है। और क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तो देश के सभी नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड की चर्चा सबसे पहले 1840 में ही ब्रिटिश सरकार के दौरान आई थी, जब लैक्स लॉसी रिपोर्ट के आधार पर अपराध साक्ष्य यानी कि एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए समान कानून बनाए गए थे। तो ऑलरेडी हमारे पास समान कानून है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। हालांकि तब भी हिंदू और मुस्लिम पर्सनल कानूनों को छेड़ने का साहस तत्कालीन सरकार नहीं कर पाई थी। और आजादी के बाद जब देश के संविधान बनाने के लिए बनी संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसने इस तरह का प्रयास किया, लेकिन विरोध को देखते हुए इसे अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 के पार्ट 4 में
नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि एक आदर्श समाज बनाने के लिए सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। यानी अगर सरकार चाहे तो इसके लिए कानून ला सकती है, पर इस पर कोई रोक नहीं है। तो सरकार के पास पावर है इस पर कानून लाने की, राइट। तो ये चीज है, बट फिर भी इश्यूज हमारी कंट्री में इस प्रकार के हैं कि एकदम से एक कानून लाया जाएगा तो दंगे वगैरह ना हो जाए, लोग भिड़ ना जाए, राइट। तो ये वाली चीज भी है, क्योंकि अभी भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से सिटीजन्स के बीच में नहीं है, और कंफ्यूजन का लेवल तो बहुत ही पीक पर रहता है, राइट। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ही लेकर देख लो आप कि क्या इशू था। जो माइनॉरिटी जो है दूसरे देशों में, आपको पता होगा, मैंने पढ़ा है भी आपको कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे कि हिंदू हो गई, और टोटल 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज की बात हुई थी कि उनको इंडिया में जो है वो मतलब अलाउ किया जाएगा कि वो इंडिया में आकर सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट यहां पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो गया कि इंडिया से मुस्लिमों को भगाया जा रहा है। तो ये एक इशू के चलते बहुत दंगे वंगे हो गए थे, आपको पता भी होगा इसके बारे में, बहुत मेजर इशू चला था, ये कोरोना वायरस के पहले की बात है, राइट। तो ये चीज, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मान के चलो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये पूरा टॉपिक, पूरा लेक्चर जो है वो इतना है, सिर्फ इससे ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। इतने में आपकी प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी तैयारी होगी, और इवन पर्सनल लॉस के बारे में भी हमने डिटेल में समझा।